नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से अपनी एक और नई क्लास में आपके लिए एक और नए पाठ से अमल, क्षार और लवण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। जैसे कि हम हर पाठ में ऐसे ही कराते हैं। सबसे पहले आप सभी को हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताएंगे, उसके बाद पाठ के अंदर वाले क्वेश्चन और फिर अभ्यास के प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अम्ल और क्षार। देखिए, अम्ल, क्षार और लवण की बात करती है। अम्ल की बात करें तो यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 1 में डाला है कि जो अम्ल होते हैं वे खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। देखिए, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का काम दूसरा क्या है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और क्षारक का काम क्या होता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पर नीले लिटमस को लाल और लाल लिटमस को नीला करने पर ये नहीं बता पाते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो मैं आपको आज यही चीज सिखाऊंगा। देखिए, अम्ल को बोलते हैं हम एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। और अभी अभी हमने बताया कि अम्ल जो होते हैं नीले रंग से रेड हो जाता है, लाल लिटमस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमने बेस में बताया, क्षार में बताया रेड से ब्लू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। ब्लू बनेगा तो बेस होगा वो, और यदि रेड होगा तो वो एसिड होगा। यदि बी फॉर बेस है तो बी फॉर ब्लू है। और ब्लू से हमें पता चलता है कि वो लाल लिटमस से नीला हो जाता है, रेड लिटमस से ब्लू हो जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अम्ल और क्षारकों की जांच। यदि हमें अम्ल और क्षारकों की जांच करनी पड़ जाए तो हम सूचकों की सहायता से करते हैं। और सूचक कैसे क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार में रंग में परिवर्तन ला देते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि सूचक जो है अम्ल और क्षारकों की जांच कैसे कराते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो उस दौरान आपको समझाएंगे कि सूचक किस तरह अम्ल का रंग बदल देता है, क्षार का बदल देता है। तो यहां पे सूचक की यदि हम बात करें, सूचक, देखिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार में उसके रंग में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाता है तो हमें पता चल जाता है ये अम्ल है, और लाल से जब नीला हो जाता है तो हमें पता चल जाता है ये क्षार है। तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है जिसे हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये आपके संश्लिष्ट सूचक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ये भाई। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। देखिए, इसने बताया कि जिन पदार्थों की गंध यानी कि स्मेल अम्लीय और क्षारीय मीडियम के अंदर, माध्यम के अंदर बदल जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। और इसके बाद पॉइंट नंबर 6 की यदि हम बात करें तो यहां पे दे रखा है HCl, H2SO4, HNO3। ये जो तीनों दे रखे हैं ये हमें प्रबल अकार्बनिक अम्ल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रबल अकार्बनिक अम्ल दे रखे हैं।
जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे परबल क्षार के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए यहां पे परबल अम्ल और परबल क्षार दिया हुआ है, तो परबल अम्ल की बात करें और परबल क्षार की बात करें तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अम्ल परबल है या दुर्बल है। देखिए जो अम्ल जो आपका विलयन जो जलीय विलयन होता है उसके अंदर पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूप से टूट जाता है, यानी कि H आयन ज्यादा से ज्यादा देता है, उसे हम परबल अम्ल बोलते हैं। और जिसके अंदर OH आयन जो है अधिक मात्रा में देता है टूट करके, उसे हम परबल क्षार कहती है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये कह रहा है कुछ धातुएं, देखिए धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। और ये हमने आपको जब पहला लेसन पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जब किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ की जाती है तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस वो निकालता है। देखिए धातु हमारे पास कौन सी है, सोडियम, और इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ कर दे तो यहां पे आपका NaCl प्लस में H2, अब ये 2 है तो ये 2 लगेगा और 2 होने से क्लोरीन 2 से सोडियम 2, तो यहां पे आप देखिए जब सोडियम की हम अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो वो हमारा लवण और क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहां पे यही प्रश्न है कि जब कुछ धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस में विस्थापित हो जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये कैसे रंग का हो जाता है, दूधिया। कैसा हो जाता है, दूधिया। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, चूने के पानी में यदि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी हमने तो वह घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और जो ये बाइकार्बोनेट कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यदि है तो इसका रंग दूध या रंग समाप्त हो जाता है। देखिए अभी हमने पॉइंट नंबर 8 में आपको यह बताया कि जब हम चूने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। लेकिन एक और बात इसी में है कि जब हम इस चूने में अधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो यह घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और जिसका रंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। पहले दूधिया था, दूधिया से वो कलरलेस हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। देखिए अम्ल की बात करते हैं, अम्ल हमारा HCl है, और धातु कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। और यदि हम यहां पे भी एक एग्जांपल लिखे, HCl प्लस धातु बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं, तो उस क्रिया के दौरान क्या गैस, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। तो आपको यह बताना चाहूंगा कि जब किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया की जाती है तो उसके अंदर हमारी हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन हम जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं कि जब एक जलती हुई मोमबत्ती उस रासायनिक अभिक्रिया के पास लाते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया में यदि पॉपिंग साउंड मतलब बुदबुदाहट की आवाज होती है तो वह मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है। यदि उस मोमबत्ती को यदि हम इसके रासायनिक अभिक्रिया के पास लाते हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है तो इसका मतलब है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। कौन से की, पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं कि अम्ल और क्षारक
परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखिए जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो ये मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl को यदि हम मिलाएंगे तो वो बनेगा NaCl प्लस में H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। धातु ऑक्साइड की यदि बात करें तो धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और यदि इनकी अभिक्रिया अम्लों के साथ क्रिया करे तो लवण और जल ही बनाएंगे, क्योंकि इसने कहा धातु ऑक्साइड की बात करें तो वो कैसे होते हैं, क्षारकीय, और वे अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो अभी हमने बताया कि क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की, ये हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यदि इनकी क्षारकों के साथ अभिक्रिया होगी तो यही अम्ल और क्षार मिलके लवण एवं जल बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो जैसा कि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में बताया। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों जल में आयनों में विघटित हो जाते हैं, और जिसके कारण इनके जलीय विलयन विद्युत का चालन कराते हैं। देखिए यहां पे एक प्रश्न आगे आपकी अभ्यास में आएगा कि अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अम्ल H आयन देते हैं, और क्षार की यदि बात करें तो वो OH आयन देते हैं। तो इस तरह जब वो H आयन देंगे तो वो विद्युत का चालन कराएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 15 में क्या कह रहा है, अम्ल जल में घुलकर H आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जल में घुलकर, यानी कि अम्ल जल में आयनीकृत होकर H आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार जल में विलय होकर OH आयन प्रदर्शित करते हैं। तो हमें पता चल गया होगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि अम्ल जब जल में घुलता है तो H आयन उत्पन्न करता है, यदि क्षार जल में घुलता है तो वो OH आयन प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 16, जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर अधिक संख्या में H आयन देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो अम्ल जल में विघटित होकर, पूर्ण रूप से विघटित होकर अधिक संख्या में H आयन देंगे तो उन्हें हम प्रबल अम्ल कहेंगे। दोबारा सुनिए, वह देखिए सिंपल सा है, जो अम्ल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज प्रबल अम्ल की, कि वह अम्ल जो जल के विलयन में घुलकर या वियोजित होकर या विघटित होकर पूर्ण रूप से H आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और ऐसे ही यदि हम बात करें प्रबल क्षार की, तो वह भी जल के विलयन में घुलकर या वियोजित होकर OH आयन देते हैं, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 17, किसी अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ये प्रश्न आपके अभ्यास में भी मिलेगा, आपको मैं बता दूं क्यों ऐसा करना चाहिए। देखिए जब भी हम किसी जल के अंदर अम्ल को मिलाते हैं तो ज्यादा गर्म अभिक्रिया नहीं होती, ज्यादा उष्मा उत्सर्जित नहीं होती, लेकिन सिंपल सी बात है, जब आप अम्ल के अंदर जल को मिलाएंगे तो वह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, जिससे आपका जो कांच का कंटेनर है, जो बर्तन है या बीकर है, वो टूट जाएगा और वो हम पे गिर जाएगा, जिससे कि हमें हानि पहुंच सकती है। पॉइंट नंबर 18 की बात करते हैं। जल में अम्ल या क्षार के मिलने से H आयन या OH आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, और इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। देखिए तनुकरण तब कहेंगे जब अम्ल या क्षार में हम क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, और वे H आयन और OH आयन जो होता है उनके अंदर,
उनकी कंसंट्रेशन पे, उनकी सांद्रता पे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया को हम तनुकृत या तनुकरण प्रक्रिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 19, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और पॉइंट नंबर 20, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। पॉइंट नंबर 21, किसी विलयन में H आयन की सांद्रता को pH स्केल द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए pH स्केल क्या होता है, जिसमें H आयन की हम कंसंट्रेशन मापते हैं, मेजर करते हैं, या उसमें H आयन कितने अधिक है उसके बारे में पता लगाते हैं, उसे हम pH पेपर कहते हैं। और किसी अम्ल का pH उस अम्ल की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 23 में pH स्केल का प्रास, देखिए pH स्केल 0 से 14 होता है, और 7 पे आपने देखा होगा उदासीन हम लिखते हैं, और 7 से कम जो होगा वो अम्ल होगा, और जो 7 से ऊपर होगा वो आपका क्षार होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 24, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अभी हमने बताया, और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, और क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। हमारा शरीर जो होता है, देखिए पॉइंट नंबर 25 में कितनी बढ़िया बात आपको बताई है कि हमारा शरीर जिसका pH 7.0 से 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है, यदि हमारा pH 7 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए तो हमारा शरीर अच्छी तरह काम नहीं करेगा। और पॉइंट नंबर 26 में वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, तब उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा की संज्ञा देते हैं। देखिए जिस वर्षा के अंदर pH मान 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। और पॉइंट नंबर 27 में सिंपल सी बात बताई है कि अति अम्लीयता के दर्द से मुक्त होने के कारण हम एंटी एसिड, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं। जैसे जब हमारे पेट में अपच हो जाता है तो उस दौरान हम एंटी एसिड का यूज करते हैं, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि दुर्बल क्षार होता है। देखिए दुर्बल क्षार होता है। पॉइंट नंबर 28, मुंह में pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है, यानी कि दांत धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाती है। और पॉइंट नंबर 29 में नेटल नामक शाकीय पौधा मिथेनोइक अम्ल के कारण डंक जैसा दर्द उत्पन्न करता है, क्योंकि जब उस पत्ते के जो शाकीय पौधा है उसके अंदर नेटल यानी कि कांटा जो होता है, यदि हमें चुभ जाए तो वो हमें कैसा दर्द महसूस कराएगा, जैसे कि किसी मधुमक्खी ने हमें काट लिया हो, जैसे मिथेनोइक अम्ल उसके अंदर आ गया हो। पॉइंट नंबर 30, जीवों के जल या मृदा में रहने के लिए उचित pH मान आवश्यक होता है, और लवण अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति के हो सकते हैं। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण, देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं लवण अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति के हो सकते हैं। कैसे, यदि हमारे पास प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, इन दोनों को यदि हम मिला दे तो हमारा बनेगा प्रबल अम्ल। और इसी तरह उसने कहा है कि दुर्बल अम्ल प्लस में प्रबल क्षार मिला दे तो हमारा बनेगा प्रबल क्षार बनेगा। क्या बनेगा, हमारा ये प्रबल क्षार बनेगा, यानी कि उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। ये प्रबल भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पास अम्ल और क्षार है तो वो प्रबल अम्ल है तो अम्ली रहेगा, यदि प्रबल क्षार है तो क्षार रहेगा। और साधारण नमक एक उदासीन लवण है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बनता है। कैसे, देखिए ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हमारा बन गया NaCl प्लस में H2O, यानी कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। वो हमने आपको बताया, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये आपका लवण है और ये आपका जल है। इसके बाद पॉइंट नंबर 33, देखिए पॉइंट नंबर 33 में क्या कहा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, क्लोर एल्कली विधि के द्वारा बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 34, भुजे हुए चूने
क्लोरीन की अभिक्रिया से। देखिए बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम इसमें क्लोरीन पास करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण बन जाता है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है और जल की अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये हमने पाठ नंबर 1 में पढ़ा था। इसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका जो प्रचलित सूत्र है CaOCl2 होता है। देखिए पॉइंट नंबर 35 में बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारा क्या होता है, NaHCO3 होता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और इसका सूत्र है NaHCO3। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, और जिसे जिप्सम से बनाया जाता है। यानी कि जब हमारे पास जिप्सम होगा, कैसे जिप्सम लिखिए, सबसे पहले जिप्सम हमारे पास होता है CaSO4 मल्टीप्लाई में 2H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। ये लेकिन जब हम इसमें वाटर के और भी मॉलिक्यूल मिला देंगे, 1.5 मॉलिक्यूल मिला देंगे, तो ये दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 35, रासायनिक दृष्टि से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 34 में ही बता दिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 36, दावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका में क्या लिखोगे आप, 10H2O डेकाहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिख दिया। और इसे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 37 में देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से खिलौने और सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं, और बेकिंग सोडे का उपयोग केक बनाने में और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कुछ इसके अंदर सबसे पहले हमें अम्लों के बारे में पढ़ना है, फिर क्षारकों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमने लवणों के बारे में पढ़ना है, और किस तरह इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में हम आपको कराएंगे। इस क्लास के अंदर हमने आपको केवल महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियो हम आगे आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।